हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है आर्ट ऑफ सिडक्शन, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उन्होंने लाइफ में करीबन 80 अलग अलग तरह के जॉब्स किए हैं, लेकिन बुक्स लिखने के बाद उन्हें बड़ी सक्सेस मिली। उनके टॉपिक्स में ह्यूमन नेचर, सिडक्शन, वॉर, स्ट्रेटजीज और पावर शामिल है। रॉबर्ट की बुक्स कंट्रोवर्सी, स्टोरीज और एक्यूरेट रिसर्च से भरी हुई हैं। उनके बुक्स रीडर्स के लिए मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस का एक बड़ा सोर्स हैं। प्लेजर को पेन के साथ मिक्स करें, उस इंसान को अपना प्यार महसूस करने दें और फिर कुछ कदम पीछे हट जाएं। अब वो शख्स फिर से आपको खुश करने और आपका प्यार पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इस बुक समरी में आप कुछ ऐसे ही टेक्निक के बारे में सीखेंगे। क्या कोई ऐसा है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान अपने लाइफ में इतना मसरूफ़ हो कि आपकी तरफ उसका कभी ध्यान ही नहीं जाता? तो ये बुक आपको उस शख्स का ट्रस्ट और ध्यान अपनी ओर कैसे खींचना है वो सिखाएगी। ये बुक आपको उस इंसान को अपने इशारों पर नाचना सिखाएगी। इसके लिए आपको कोई मैजिकल ड्रिंक बनाने की ज़रूरत नहीं है या किसी परी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आपको सुंदरता, पैसे या पावर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब का असर सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। सिडक्शन तो एक माइंड गेम है, और अगर आप इस आर्ट को मास्टर कर लेते हैं तो फिर आप किसी भी लड़के या लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द आर्ट ऑफ सिडक्शन बाय रॉबर्ट ग्रीन। चूज द राइट विक्टिम। विकोम्टे डी बॉलमोंट पेरिस में जवान लड़कियों और शादीशुदा औरतों को रिझाया करता था। वो अपने पसंद की किसी भी औरत को हासिल कर सकता था। इस वजह से अब वो बोर होने लगा था। अब पेरिस की कोई भी औरत उसके लिए चैलेंज नहीं थी। वो आसानी से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। इसलिए एडवेंचर की तलाश में उसने कुछ दिनों के लिए वहाँ से दूर अपनी आंटी के पास रहने का फैसला किया। वो अपनी आंटी के विला पहुंचा। वहाँ और भी कई गेस्ट रह रहे थे। उनमें से एक थी प्रेसिडेंट डी टूरवेल। वो 22 साल की शादीशुदा लड़की थी। उसका पति काम के सिलसिले में कहीं दूर गया हुआ था। बॉलमोंट ने टूरवेल के बारे में सुना था। वो बहुत खूबसूरत थी और अपने पति के लिए बहुत लॉयल थी। फिर भी बॉलमोंट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। डिनर के वक्त भी वो चोरी चोरी एक नज़र उसे देख लिया करता था। जहाँ पेरिस की औरतें हमेशा इस बात का ध्यान रखती थीं कि वो कैसी लग रही हैं, वहीं टूरवेल उन सब से अलग थी। वो अपने पहनावे या लुक्स पर ध्यान नहीं देती थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी सुंदरता का बॉलमोंट पर क्या असर हो रहा था, और इसी बात ने बॉलमोंट को और भी ज़्यादा एक्साइट कर दिया था। गर्मियों का मौसम था, इसलिए टूरवेल सिर्फ सफ़ेद लिनन की ड्रेस पहनती थी, और इस वजह से उसका आकर्षक फिगर और भी अच्छे से देखा जा सकता था। बॉलमोंट उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वो उसमें जैसे खोसा गया था। बॉलमोंट ने वहाँ कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। ये सुनकर उसकी आंटी बहुत खुश हुई, हालांकि उन्हें असली कारण का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बॉलमोंट ने टूरवेल को रिझाने की ठान ली थी। उसे वो एक चैलेंज लगने लगी थी। अगर वो इसमें कामयाब हो जाता तो ये प्रूव हो जाता कि वो कमाल का सेड्यूसर था। प्रॉब्लम ये थी कि टूरवेल ने बॉलमोंट के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। वो जानती थी कि वो बदनाम था। वो उसके जाल में नहीं फंसना चाहती थी, इसलिए वो इस बात का ध्यान रखती थी कि वो उसके साथ कभी भी कहीं अकेले ना जाए। उसका भरोसा जीतने के लिए बॉलमोंट उसके साथ चर्च जाने लगा। उसने टूरवेल से कहा कि वो बिल्कुल बदल चुका था। एक दिन बॉलमोंट ने अपनी सिडक्शन को आगे बढ़ने से पहले टूरवेल को टेस्ट करने का फैसला किया। इससे उसे हिंट मिल जाता कि उसका सिडक्शन काम कर रहा है या नहीं, और टूरवेल उसमें इंटरेस्ट ले रही है या नहीं। बॉलमोंट ने अपनी आंटी और टूरवेल को गार्डन में वॉक करने के लिए इनवाइट किया। उसने जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना जहाँ वो कभी नहीं जाते थे। वो जानता था कि आगे एक छोटा गड्ढा था जिसमें पानी जमा हो जाया करता था। क्योंकि दोनों औरतों ने गाउन पहन रखा था, तो उसे ही दोनों का हाथ पकड़कर दूसरी ओर ले जाना पड़ता। जब वो वहाँ पहुँचा तो बॉलमोंट ने कहा कि किसी दूसरी तरफ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। अगर उन्होंने वो नहीं देखा तो क्या देखा, उनका आना ही बेकार हो जाएगा। वहाँ पहुँचने में उनकी मदद के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। पहले उसने अपनी आंटी को पार करवाया। अब टूरवेल की बारी थी। बॉलमोंट को इसी पल का तो इंतजार था। उसका इरादा था कि वो इसे इस तरह पकड़ेगा कि टूरवेल का पैर लड़खड़ा जाए और वो बॉलमोंट को कसकर पकड़ ले। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बैलेंस बिगड़ने से टूरवेल ने बॉलमोंट को बाहों में भर लिया। बॉलमोंट को उसकी तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। जब उसकी नज़र टूरवेल के चेहरे पर गई तो वो शर्म से लाल हो गई थी। अब वो समझ गया था कि टूरवेल को सिड्यूस करना मुश्किल नहीं होगा। बहुत जल्द वो उसकी ओर खींची चली आएगी। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से टूरवेल बॉलमोंट की शिकार बन गई थी? पहला, वो अपनी लाइफ से बोर हो गई थी। शायद वो खुद नहीं जानती थी कि उसे एक एडवेंचर की तलाश थी। दूसरा, वो भोली वाली थी। वो सीड्यूसर नहीं थी, इसलिए बॉलमोंट जो गेम खेल रहा था वो उस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे एक अधूरापन लग रहा था, और बॉलमोंट ने यह जताया कि वो उस कमी को पूरा कर सकता था। अपने टारगेट को पाने की जल्दबाजी मत करो। आप अपने और विक्टिम के बीच टेंशन क्रिएट कर सकते हैं।
ये सिडक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आगे बढ़ने से पहले हिंट ढूंढना चाहिए। ये पता लगाना चाहिए कि उस इंसान को आप में थोड़ा भी इंटरेस्ट है या नहीं। अगर हाँ, तब आपको सिडक्शन को और गहरा करना होगा। नेक्स्ट है अप्रोच इनडायरेक्टली। एन मैरी 17वीं सेंचुरी में फ्रांस की एक रानी थी। उनके दादा किंग हेनरी IV थे। उनके परिवार ने एन के लिए कई रिश्ते देखे थे, लेकिन वो सब एक पॉलिटिकल डील जैसे थे। एन को कभी कोई ऐसा नहीं मिला था जो सच में उससे प्यार करता हो। वो 42 की हो गई थी, लेकिन अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन राजा के दरबार में उसकी मुलाकात एक बहादुर सोल्जर से हुई। उसका नाम मार्किस एंटोनिन था। वो दिखने में बहुत साधारण था, उसकी हाइट भी कुछ कम थी, लेकिन उसकी बहादुरी के किस्सों ने सबको इम्प्रेस कर दिया था। एन जानती थी कि वो औरतों को सिड्यूस करने में माहिर था, लेकिन वो उसके बारे में और जानने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। अगले कुछ पलों तक वो कई बार एक दूसरे से दरबार में टकराए और उनके बीच बातचीत हुई। एन ने अपनी डायरी में लिखा था कि मार्किस के साथ बातचीत उस दिन का सबसे स्पेशल और यादगार मोमेंट था। वो अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ ही समय में मार्किस उनके हमराज बन गए। अब वो उनके साथ अपने सीक्रेट शेयर करने लगी थी। मार्किस उन्हें कई बातों में अपनी राय भी देने लगे थे। एन को यह विश्वास हो गया था कि उसे मार्किस से प्यार हो गया है। अब वो मार्किस के दिल का हाल जानना चाहती थी, इसलिए उसने जरा घुमाकर मार्किस से अपनी शादी के मामले में एडवाइस मांगी। एन के लिए रिश्तों की तलाश अब भी जारी थी। उसने मार्किस से पूछा कि उन लड़कों में से कौन सा उसके पति बनने के लिए बेस्ट चॉइस था। एन एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जेलस हो जाएंगे। उन्होंने सोचा बस यही मौका है जब मार्किस अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। लेकिन उन्हें धक्का तो तब लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि मार्किस को उनकी कोई परवाह नहीं थी। बल्कि उन्होंने तो ये पूछ लिया कि तुम अचानक शादी की बातें क्यों कर रही हो? तुम तो अपने आप में भी खुश रहती हो, तुम्हें किसी की क्या जरूरत है? और वैसे भी इनमें से कोई भी लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। एन उसके जवाब से बहुत हर्ट हुई। कई महीनों बाद राजा के भाई की वाइफ की डेथ हो गई। राजा लुई ने एन को अपने भाई की दूसरी पत्नी बनने का ऑफर दिया। एन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने ये बात मार्किस से शेयर की और उनकी एडवाइस मांगी। मार्किस ने कहा कि उन्हें राजा के प्रति वफादार होना चाहिए और जिस तरह भी हो सके उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। एन इस जवाब से एक बार फिर निराश हो गई थी। इससे भी ज़्यादा बुरा तो तब हुआ जब मार्किस ने उससे बात करना बंद कर दिया। उसने अचानक ही एन से दूरी बना ली थी। ऐसा लग रहा था मानो अब वो उसका दोस्त बने रहना नहीं चाहता है। एन ने राजा को अपना डिसीजन बताया कि वो उनके भाई से शादी करना नहीं चाहती। फिर वो मार्किस के पास गई और उन्हें एक पेपर दिया और कहा कि वो सिर्फ अगली सुबह ही इसे पढ़ सकते थे। उसने बताया कि उस पेपर में उस इंसान का नाम लिखा था जिससे वो सच में बहुत प्यार करती थी। मार्किस ने जब पेपर खोला तो उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, वो तुम हो। जब एन ने दरबार में मार्किस के साथ अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताया तो पूरा दरबार चौंक गया। एन फ्रांस की दूसरी सबसे पावरफुल औरत थी, फिर भी उसने एक मामूली सोल्जर को चुना था। अब कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता था। तो कुछ समझे आप? असल में मार्किस हिस्ट्री के एक बेमिसाल और ग्रेट सीड्यूसर थे। पहले उन्होंने एन का इंटरेस्ट जगाया, फिर उन्हें खुद की तरफ अट्रैक्ट किया और उनकी फीलिंग्स को एक्साइट किया। जब उन्होंने एन का ध्यान खुद की ओर खींच लिया तब वो उसमें कम इंटरेस्ट दिखाने लगे और पीछे हट गए। इसकी वजह से एन बेचैन हो गई और उनके सिडक्शन के जाल में फंस गई। एन से शादी करके उन्हें बेशुमार पैसा और पावर मिला। सिडक्शन ही उनका मास्टर स्ट्रोक था। जब उन्होंने एन से पहली बार बात की थी तब वो समझ गए थे कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। मार्किस दोस्ती का लालच देकर उनके करीब होने लगे। दोस्त बनकर उन्होंने एन का भरोसा जीता और ये जताने की कोशिश की कि वो उसके पैसे, रुतबा या सेक्स के पीछे नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एन उनसे प्यार करने लगेगी। सिडक्शन का दूसरा स्टेप होता है दोस्ती बढ़ाना। ऐसा करने से आपका टारगेट आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। वो थोड़ा इनसिक्योर भी फील करने लगता है। आप अपनी हद पार नहीं कर रहे तो वो कभी आपके छुपे हुए मकसद को नहीं समझ पाएगा और आप पर विश्वास करने लगेगा। फिर आपको इस दोस्ती को और गहरा करना होगा। बाद में एक ऐसा टाइम आएगा जब उसमें यह जानने की तड़प पैदा होने लगेगी कि क्या वो दोस्त से बढ़कर कुछ और भी हो सकता है या नहीं। लेकिन आप उसे पहला कदम उठाने दें। इसे इस भ्रम में रहने दें कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सच तो सिर्फ आप जानते हैं कि कंट्रोल किसके हाथ में है। नेक्स्ट है सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। ऑगस्ट प्रसिया का प्रिंस था। उसकी उम्र 24 साल थी। वो फ्रेडरिक द ग्रेट का भतीजा था। उसने पूरा फ्रांस घूम लिया था। वो वहाँ की हर जवान लड़की को सिड्यूस कर चुका था। एक दिन उसने मैडम डी स्टेल के विला में जाने का फैसला किया। वो एक फेमस फ्रेंच राइटर थीं। मैडम स्टेल ने ऑगस्ट का बहुत स्वागत किया। उन्होंने ऑगस्ट को अपने सारे गेस्ट से मिलवाया। उसके बाद सभी ड्राइंग रूम में कॉफ़ी पीने चले गए। वो सब नेपोलियन के वॉर स्ट्रेटजी और पेरिस के लेटेस्ट फैशन के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुला। एक 30 साल की बेहद खूबसूरत औरत अंदर आई। उसका नाम मैडम रिकेमियर था।
वो स्टेल की करीबी दोस्त थी। उसने प्रिंस से हेलो कहा और ख़ुद को इंट्रोड्यूस किया। फिर वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। ऑगस्ट ने उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना था। वो फ्रांस के चर्चित और चहेते लोगों में से एक थी। न जाने कितने लड़के उसके लिए दीवाने थे। उसका चेहरा आर्टिस्ट के लिए किसी आर्ट से कम नहीं था। वो इतनी सुंदर थी कि वो सिर्फ उसके चेहरे को ही नहीं बल्कि उसके पैरों की पेंटिंग बनाने के लिए भी तरसते थे। जब वो वाइट ड्रेस पहनकर वॉर रूम पार्टीज में डांस करती तो सबकी नज़रें उसी पर टिकी रहती थी। बड़ी आसानी से वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। वैसे तो प्रिंस को कम उम्र की लड़कियां पसंद थीं, लेकिन रिकेमियर की अदाओं ने उस पर जादू सा कर दिया था। अपने सामने उसे अचानक देखकर वो बस उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा कि लोग जितना कहते हैं वो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। जहाँ एक तरफ वो अट्रैक्टिव और स्वीट लग रही थी, वहीं दूसरी ओर वो बहुत मिस्टीरियस भी थी, और इसी चीज़ ने ऑगस्ट को बेचैन कर दिया था। डिनर के समय ऑगस्ट उसे गौर से नोटिस कर रहा था। वो बिल्कुल चुप थी, उसकी पलकें झुकी हुई थी। उसने एक दो बार नज़रें उठाकर प्रिंस की आंखों में देखा। ऑगस्ट की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब वो उसकी ओर और अट्रैक्ट होने लगा था। खाने के बाद सब गैलरी में इकट्ठा हुए। रिकेमियर ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया। साथ ही वो एक रोमांटिक गाना गाने लगी। उसकी आवाज़ ऐसी थी कि जो सुने बस उसमें खो जाए। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। वो बीच बीच में ऑगस्ट को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। ऑगस्ट बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल मोहित होकर उसे एक नज़र देखे जा रहा था। उस रात के बाद उसने वहाँ कुछ और दिन रुकने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में वो दोस्त बन गए। वॉक पर साथ जाने लगे। कभी कभार वो डांस पार्टीज में और वोटिंग करने भी जाया करते थे। देर रात तक एक दूसरे से बातें करने लगे। उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। प्रिंस अभी भी कंफ्यूज्ड था। रिकेमियर ज़्यादातर स्पिरिचुअली और उससे जुड़ी बातें करती थी, लेकिन अक्सर वो ऑगस्ट के हाथों को टच भी करती थी। बातों बातों में उससे फ्लर्ट भी करती थी। बड़ी जल्दी 2 हफ्ते बीत गए। रिकेमियर ऐसे ही मिक्स्ड सिग्नल्स देती रही। ऑगस्ट अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसने उसे प्रपोज कर दिया। ऑगस्ट उस समय यूरोप का सबसे एलिजिबल बैचलर था। उसके लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। फिर भी वो सिर्फ रिकेमियर के लिए खुद को बदलने को तैयार था। यहाँ तक कि वो उसका धर्म भी अपनाने को तैयार था। रिकेमियर ने उसे हाँ कह दिया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। ऑगस्ट को अपने परिवार को इस बारे में बताना था। रिकेमियर ने उसका इंतजार करने का वादा किया। उसने कहा कि वो इस बीच उम्र में उससे बड़े पति से अलग होने की अरेंजमेंट कर लेगी। वहाँ से जाने के बाद ऑगस्ट ने उसे बहुत सारे लव लेटर्स लिखे, लेकिन रिकेमियर ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। ऑगस्ट अब बेचैन होने लगा था। आखिर एक दिन रिकेमियर का जवाब आया। उसने शादी से इनकार कर दिया था। उसके लिए उसने माफ़ी भी मांगी और इस तरह उनका अफेयर ख़त्म हुआ। रिकेमियर को ऑगस्ट से कभी प्यार था ही नहीं। ऑगस्ट बस उसके लिए एक शिकार था जिसे वो सीड्यूस करने में कामयाब हो गई थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो अपने लिस्ट में और भी ज़्यादा अमीर और पावरफुल लड़कों का नाम जोड़ती जा रही थी। वो सब उसके लिए दीवाने हो गए थे, लेकिन वो कभी किसी की नहीं हुई। मिक्स्ड सिग्नल्स का असर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर आपका धुन सवार हो जाए तो आपको काइंडनेस और मासूमियत दिखानी चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का फ्लर्ट करके हिंट भी देना होगा। इससे आपका टारगेट बहुत ज़्यादा प्लेजर की उम्मीद करने लगता है। वो उसको पाने के लिए तड़पने लगता है, लेकिन ध्यान रखना आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखना होगा। अपने बारे में सब खुलकर सामने मत आने दो। खुद को एक मिस्ट्री की तरह प्रेजेंट करो। सस्पेंस बनाए रखो। अपने टारगेट को सरप्राइज करते रहो। उसके बहके हुए मन को आपके इमेजिनेशन से भर दो। उसके बाद उससे मिलना कम कर दो। अगर आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे तो वो आपसे बोर हो जाएगा। उसे थोड़ा स्पेस दो और उसको पाने की चाहत में तड़पने दो। उसे अपने पीछे आने के लिए मजबूर करो। नेक्स्ट है अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। ये इंसान की फितरत है कि दूसरे जो चाहते हैं वो उसे पाने की इच्छा करने लगता है। ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई आपकी ओर खींचा चलाए तो सबसे बेस्ट होता है लव ट्रायंगल क्रिएट करना। इसका मकसद ये दिखाना होता है कि कोई और भी है जो आपको पाना चाहता है। ये आइडिया क्रिएट करो कि कोई आपको पाने के लिए तरस रहा है। अगर इसमें कोई कंपटीशन होगा तो आपका टारगेट आपको पाने की इच्छा करने लगेगा। वो सबको यही साबित करने की कोशिश करने लगेगा कि आप उसके और सिर्फ उसके हैं, लेकिन बिना कंपटीशन के उसका आप में इंटरेस्ट कम हो सकता है, या फिर वो शायद किसी और की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है। रोम में पॉल री नाम के 32 साल के फिलोसोफर थे। एक दिन वो एक सैलून में गए। वहाँ उन्होंने लू वॉन सेलोम को देखा, जो 21 साल की रसियन लड़की थी और रोम में छुट्टियाँ मनाने आई थी। री ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। वो दोनों रात भर बातें करते रहे। री बहुत खुश था कि भगवान और कई सारी बातों में उसके और सेलोम के थॉट्स बिल्कुल एक जैसे थे।
वो बुद्धिमान थी और सोच समझकर बातें करती थी। बीच बीच में वो री की आंखों में देखा करती थी। उसकी आंखों में एक शरारत थी। अगले कुछ दिन वो साथ में शहर घूमने निकले। सैलोम को पता चला कि री फेमस फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे के दोस्त थे। उसने री को बताया कि वो फ्रेडरिक की फैन थी और उनसे मिलना चाहती थी। सैलोम को इम्प्रेस करने के लिए री ने फ्रेडरिक को रोम आने का इन्विटेशन भेजा। वैसे तो फ्रेडरिक को अकेले रहना पसंद था, लेकिन वो सैलोम से मिलने के लिए तैयार हो गया। फ्रेडरिक जब सैलोम से मिला तो तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। री इस बात से बहुत अपसेट था। अब वो हमेशा सैलोम के साथ अकेले टाइम बिताने का मौका ढूंढने लगा। वो जब भी सैलोम और फ्रेडरिक को साथ में देखता तो जल बुझ जाता। उसे ये लगने लगा था कि पहले वो सैलोम से मिला था, इसलिए उस पर सिर्फ उसका हक था। वो उसे हासिल करने के बारे में ही सोचने लगा था। कुछ दिनों बाद सैलोम का रसिया लौटने का समय आ गया था। री ने उसे अपने साथ जर्मनी चलने के लिए कहा। उसने तो फ्रेडरिक को पूछा भी नहीं था, लेकिन वो भी साथ चलने को जिद करने लगा। ना चाहते हुए भी री को उसे साथ ले जाना पड़ा। एक बार जर्नी के दौरान सैलोम और फ्रेडरिक री को साथ लिए बिना घूमने चले गए। री को ऐसा लगने लगा कि उनके बीच दोस्ती से बढ़कर बहुत कुछ पर्सनल और इंटीमेट हुआ था। वो गुस्से से भर गया। सैलोम को पाने की उसकी इच्छा हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। वो उसका जुनून बन गई थी। अंत में री ने खुद की जान ले ली। नेक्स्ट है मास्टर द आर्ट ऑफ इंसुनेशन। किसी को उकसाना या बहकाने का मतलब होता है उसके मन में किसी बात का बीज बो देना और इसके लिए गिल्टी फील नहीं करना। ये ऐसा आर्ट है कि हिंट तो आप देते हैं, लेकिन आपके टारगेट को लगता है कि ये उनका ही थॉट है। आप पर कोई शक नहीं जाता। इसका सारा कंट्रोल सिर्फ आपके पास होता है। आप अपने टारगेट को अपने इशारों पर नचाते हैं, लेकिन आप गिल्ट फील नहीं करते, क्योंकि असल में आपने कोई कमांड या ऑर्डर तो दिया ही नहीं है, सिर्फ हिंट दिया था और आपके टारगेट ने एक्शन लिया। सीड्यूस करने वाले इस कला में माहिर होते हैं। वो हमेशा इशारों में या हल्का सा हिंट देकर टारगेट को अपनी ओर खींचते रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पुश नहीं करते। ये टेक्निक एक पावरफुल मैजिक की तरह होता है, लेकिन मजे की बात तो ये है इसे यूज करने के लिए आपको जादूगर बनने की जरूरत नहीं है। आइए एक स्टोरी से इसे समझते हैं। एक जवान लड़के एरवान का अपनी लवर के साथ झगड़ा हो गया था। उन दोनों ने ओपेरा शो में मिलकर चीज़ों को ठीक करने का फैसला किया। एरवान 1 घंटे तक अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करता रहा, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँची। एरवान अपनी सीट पर अकेला बैठा रहा। उस शो में मैडम डी रोजमोंड भी आई थी। वो 40 साल की अमीर औरत थी। जब उसने एरवान को अकेले बैठे हुए देखा तो पूछा कि क्या वो उसके साथ बैठ सकती थी। शो खत्म होने के बाद वो एरवान को साथ चलने के लिए जिद करने लगी। एरवान को पूछने का मौका तक नहीं मिला कि आखिर वो जा कहाँ रहे थे। रोजमोंड अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। एरवान उसके पीछे चल रहा था। रोजमोंड ने फाइनली बताया कि वो उसके पति के विला में जा रहे थे। उसने बताया कि उनका रिश्ता बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा था। हो सकता है कि एरवान के साथ चलने से चीज़ें हल्की हो जाती। कुछ दूर जाने के बाद उसने एरवान को खिड़की से बाहर के खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए एरवान को उसकी तरफ झुकना पड़ा। उसी वक्त गाड़ी को जोरदार झटका लगा, जिस वजह से एरवान का हाथ रोजमोंड के पैरों के ऊपर था। रोजमोंड ने कुछ देर हाथ वहीं रहने दिया, फिर थोड़ा सरक कर ठीक से बैठने लगी। यंग मैन, क्या तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? उसने पूछा और हंसने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। गलती से मेरा हाथ आपको लगा, एरवान ने कहा और माफ़ी मांग ली। कुछ मिनट बाद गाड़ी रुक गई और वो विला में पहुंच गए थे। रोजमोंड के पति वहां खड़े थे। उसने दोनों को वेलकम किया। एरवान ने कहा, आपका घर बहुत सुंदर है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ के कमरे तो देखने लायक हैं, रोजमोंड ने कहा। उन सब ने साथ में डिनर किया। रोजमोंड के पति बहुत सीरियस और चुप थे। फिर वो उन्हें अकेला छोड़कर अपने रूम में चले गए। रोजमोंड ने एरवान को गार्डन में उसके साथ वॉक करने के लिए कहा। बहुत सुहाना मौसम था। ऊपर साफ आसमान में चांद सितारे चमक रहे थे। अचानक से एरवान ने रोजमोंड का हाथ अपने हाथ में महसूस किया। रोजमोंड ने कहा कि वो जानती थी कि एरवान अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति बहुत लॉयल था और वो कभी इस सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाएगी। उन्होंने ओपेरा शो के बारे में, म्यूजिक और थिएटर के बारे में बहुत सी बातें की। रोजमोंड ने बताया कि पास में एक पेविलियन था जो देखने लायक था। घना अंधेरा हो चुका था, लेकिन किसी तरह उन्हें रास्ता मिल गया। फिर वो दोनों उसके अंदर चले गए। एरवान को अपनी हार्ट बीट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रोजमोंड ने बताया कि इस जगह के साथ उसकी कई सारी यादें जुड़ी हुई थी। वो दोनों एक सोफे पर बैठ गए। एरवान को नहीं पता कि उसे क्या हुआ, लेकिन उसने मुड़कर रोजमोंड को किस कर लिया। पहले तो रोजमोंड पीछे हट गई, लेकिन फिर उसने एरवान को कस कर पकड़ा और बहुत पैशन के साथ उसे किस करने लगी। कुछ पलों बाद जब उसे महसूस हुआ कि क्या हो रहा था, उसने कहा कि उन्हें वापस विला की तरफ चले जाना चाहिए। यह बहुत खास और खूबसूरत शाम थी। रोजमोंड ने मुस्कुराते हुए कहा,
विला में एक बहुत स्पेशल और सुंदर कमरा है, लेकिन वो मैं सिर्फ तब दिखाऊंगी जब तुम ना बहकने का वादा करोगे और अच्छे से बिहेव करोगे। एरवान इसका मतलब नहीं समझा, लेकिन उसके पीछे चल दिया। वो उसे रूम में ले गई। वाकई में वो रूम बहुत बड़ा और आलीशान था। उसकी सजावट देखने लायक थी। एरवान एक बार में समझ गया कि इस रूम को खास दिल बहलाने और अपने शौक पूरे करने के लिए बनवाया गया था। वहाँ चारों तरफ दर्पण लगे हुए थे। ग्रीक गॉड एरोस की एक स्टैचू भी थी। उस रूम में ऐसी कई पेंटिंग्स लगी हुई थी